गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये देखा, एनिमल फिजियोलॉजी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट किया था। हमने एलिमेंट्री कैनाल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, जो कि माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। तो इस पूरे सीक्वेंस में चलता है। हमने माउथ और बकल कैविटी का जो पोर्शन है उसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जो भी पार्ट्स पाए जाते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन था डाइजेशन के बारे में और एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, वो हमने देख लिया था। अब हम एलिमेंट्री कैनाल के जो पोर्शंस हैं, जो पार्ट्स हैं, उनको वन बाय वन करके स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो आज के वीडियो लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में गट के बारे में पढ़ेंगे, लेयर्स पढ़ेंगे कि गट्स की कौन कौन सी लेयर्स होती है। तो लेयर्स ऑफ गट, लेयर्स ऑफ गट। अब यहाँ पे जो आपका एलिमेंट्री कैनाल का जो ट्रैक्ट है, ठीक है, वो ट्रैक्ट जो है वो गट कहलाता है। जो ईसोफेगस की पाइप होगी, वो पाइप अंदर तक जाएगी। वो अंदर की जो इंटरनल पूरी लाइनिंग है, वो जो पाइप है, वो है आपकी गट। ठीक है, वो गट के कौन कौन से लेयर्स हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। हमारा जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है वो उस गट के 4 लाइनिंग से बना है, 4 लेयर्स से बना है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लेयर्स की बात करें तो 4 लेयर्स पाई जाती हैं। 4 लेयर्स जो है वो मौजूद रहती है। ठीक है, गट का जो पाइप है उसके बारे में अगर अपन देखें तो अगर उसका एक सेक्शन कट करें, ये लंबी सी पाइप है, ठीक है, उसको सामने की तरफ से देखोगे तो इस तरह से लेयर्स दिखाई दे, अलग अलग लेयर्स। ठीक है, अब ये अलग अलग लेयर्स किस कौन कौन सी है उनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। 4, ये इस तरह से 4 लेयर्स जो है वो आपको दिखाई देंगी। अंदर जो है वो उसकी गट की कैविटी होगी। ठीक है, अंदर की तरफ जो होगी वो कैविटी होगी। सबसे बाहरी जो लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, ठीक है, सबसे बाहरी लेयर होती है सेरोसा। ये अपन अंदर से स्टार्ट करते हैं। म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सेरोसा, ये एक एक करके सारी लेयर्स होती हैं। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, सबसे अंदर की लेयर म्यूकोसा। इंटरनल लेयर जो है वो है म्यूकोसा। ठीक है, इंटरनल लेयर के बाद ये वाली लेयर सेकंड, दिस इज सब म्यूकोसा। ये जो सब म्यूकोसा है, इसके अंदर या सब म्यूकोसा के अंदर ही बहुत सारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो पाए जाते हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। तो सब म्यूकोसल लेयर जो है वो ब्लड कैपिलरीज से भरी हुई रहती है। ठीक, थर्ड लेयर जो है वो है मस्कुलरिस। थर्ड लेयर इज मस्कुलरिस एंड फोर्थ इज सेरोसा। ठीक है, सो म्यूकोसा पहली, दूसरी सब म्यूकोसा, उसके बाहर मस्कुलरिस और सबसे अंत में लास्ट में सेरोसा। अंदर से बाहर की तरफ अगर देखें, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस, सेरोसा। ठीक है, ये 4 लेयर्स पाई जाती हैं गट के वॉल में। गट की जो दीवार होती है वो 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। उसके बाद बात करते हैं अपन ईसोफेगस की। ईसोफेगस, ईसोफेगस की बात करें तो ईसोफेगस क्या है? एक तरह से एक पाइप है, हॉलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, ये क्या है? हॉलो पाइप लाइक या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। खोखला है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद गॉबलेट सेल्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं ईसोफेगस में। गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस का प्रोडक्शन करना। सो गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट फॉर म्यूकस प्रोडक्शन। Goblet cells are present for mucus production. गॉबलेट सेल मौजूद रहते हैं। ये गॉबलेट सेल याद रखना,
जहाँ भी नाम गॉबलेट सेल का आएगा दैट मीन्स कि वहाँ पे म्यूकस प्रोड्यूस किया जा रहा है। गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो गॉबलेट सेल मौजूद होते हैं म्यूकस के प्रोडक्शन के लिए। म्यूकस क्या करता है, क्योंकि खाना जब हम खाएंगे तो खाना ईसोफेगस से नीचे बहुत आराम से चला जाए, फिसल के चला जाए, उसके लिए कुछ ल्यूब्रिकेशन ज़रूरत है। तो ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट कौन है, म्यूकस। खाना को फिसलने वाला बनाता है, खाना अंदर आराम से चला जाता है। ईसोफेगस के अंदर खाने के ऊपर किसी भी प्रकार का एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता, कोई भी एंजाइम नहीं सिक्रीट किया जाता है और किसी भी प्रकार का एंजाइम का एक्शन खाने के ऊपर नहीं होता है। और आपको याद होगा जब अपन ने पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, हमने ये बोला कि जब हम खाना खा लेंगे और वो बकल कैविटी में जो सलाइवा होगा उससे मिक्स हो जाएगा तो उसको अपन बोलस बोलते हैं। तो अब अपन ने जो अंदर जाएगा वो बोलस होगा, ठीक है। बकल कैविटी तक फूड था, बकल कैविटी में सलाइवा मिक्स हो गया तो वो बोलस हो गया। अब बोलस जो है वो ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा। तो गॉबलेट सेल मौजूद होते हैं म्यूकस के प्रोडक्शन के लिए। किसी भी प्रकार का एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होता है, तो नो एंजाइमेटिक एक्शन, कोई भी एंजाइम का सिक्रीशन नहीं होगा। नो एंजाइमेटिक एक्शन, किसी भी प्रकार का एंजाइमेटिक एक्शन नहीं होगा। तीसरी चीज़ पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस होता है मूवमेंट ऑफ फूड। ये जो अंदर मूवमेंट होगी खाने की ट्यूब से नीचे की तरफ, इसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। जो ट्यूब है वो अपने आप को सिकोड़ेगा। जैसे ही एक ट्यूब, मान लो एक ट्यूब है उसमें खाना है एक जगह, वो ऊपर से सिकुड़ता है तो खाना नीचे की तरफ जाएगा, फिर वो सिकुड़ेगा, खाना नीचे की तरफ जाएगा। इस मूवमेंट को जो है पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो पेरिस्टालसिस होता है मूवमेंट ऑफ बोलस या फूड। क्योंकि अब वो बोलस है इसलिए मूवमेंट ऑफ बोलस बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ बोलस। मूवमेंट ऑफ बोलस इज पेरिस्टालसिस। उसके अलावा ये जो ईसोफेगस है इसमें एक स्पिंटर मौजूद होता है। स्पिंटर बोलते हैं हम ओपनिंग को, ठीक है। एक ओपनिंग को बोलते हैं, एक दरवाजे को बोलते हैं स्पिंटर। अब स्पिंटर मौजूद कहाँ होगा, स्पिंटर की एक बात याद रखना, वो किसी न किसी एंड पे ही मौजूद होता है। नॉर्मली स्पिंटर की बात करें तो किसी एक छोर पे मौजूद होता है, जहाँ से, अब दरवाज़ा कहाँ मौजूद होता है, दरवाज़ा तो उसी जगह मौजूद होगा ना, एक कमरे से दूसरे कमरे के बीच में या फिर घर के बाहर की तरफ। तो दरवाज़ा वहीं क्या कहते हैं मौजूद होता है जहाँ पे एक चीज़ ख़त्म हो रही हो दूसरी चीज़ शुरू हो रही हो, ठीक है। तो स्पिंटर भी वहीं पे मौजूद होता है, गेट की तरह होता है, ठीक। तो स्पिंटर यहाँ पे मौजूद रहता है। स्पिंटर का नाम क्या होगा, जहाँ से ख़त्म होगा और जहाँ से शुरू हो रहा है इसमें एक नाम आता है। जैसे ईसोफेगस, ईसोफेगस में स्पिंटर मौजूद होगा और वो खुलेगा कहाँ, स्टमक में, क्योंकि ईसोफेगस के बाद स्टमक आ रहा है। तो इस कारण से स्पिंटर का नाम होगा गैस्ट्रो ईसोफीजियल स्पिंटर, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफीजियल स्पिंटर। स्पिंटर मौजूद होता है, नाम क्या होता है, गैस्ट्रो। गैस्ट्रो आ गया स्टमक के लिए, ईसोफेजियल स्पिंटर, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गैस्ट्रो टर्म आएगा तब आपको समझ जाना है कि ये आ रहा है स्टमक के लिए। ईसोफेजियल जो हो गया ईसोफेगस के लिए। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंटर ये मौजूद कहाँ रहेगा, जहाँ पे ये देखो, जैसे कि ये स्टमक है अगर, ठीक है, ये स्टमक है और यहाँ पे ईसोफेगस आ रहा है। तो ईसोफेगस की पाइप आ रही है, ये यहाँ पे स्टमक है। तो इस पोर्शन पे एकदम एंड पे, एंड पॉइंट पे जो है गेट मौजूद रहेगा। ये जो गेट होगा यही होगा गैस्ट्रो ईसोफीजियल स्पिंटर। ये जो गेट है वही है गैस्ट्रो ईसोफीजियल स्पिंटर। ये ईसोफेगस की पाइप आ रही है, ठीक। अब उसके आगे अपन देखते हैं, ईसोफेगस के आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, स्टमक पे। स्टमक की बात करें, अच्छा स्टमक में भी एक है स्पिंटर, स्टमक में भी यहाँ पाया जाएगा। अभी हम स्टमक पढ़ेंगे तो अपन को पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक पाइप जाती है, यहाँ से भी एक पाइप जाती है, तो स्टमक से भी एक स्पिंटर निकलेगा। स्टमक की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट अपना, ये मैं मिटा रहा हूँ, आई होप आपने लिख लिया होगा।
अब बात करें अपन स्टमक की। स्टमक का पीएच जो होता है वो काफ़ी कम होता है, हाईली एसिडिक पीएच होता है। पीएच होता है उसका 1.8। स्टमक का पीएच जो होता है वो 1.8 हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, हाईली एसिडिक जो है पीएच है। यहाँ पे कुछ ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो ग्लैंड्स स्टमक में प्रेजेंट होंगे उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, जो भी ग्लैंड्स मौजूद होंगे उसको अपन यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। स्टमक में प्रेजेंट जो ग्लैंड्स हैं उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं उसमें 3 प्रकार के सेल्स मौजूद होते हैं। एक चीफ सेल जिनको हम पैराइटल सेल, चीफ सेल जिनको अपन पेप्टिक सेल्स भी बोलते हैं, उसके साथ साथ ऑक्जेंटिक सेल जिनको अपन पैराइटल सेल भी बोलते हैं, और उसके साथ साथ आता है म्यूकस नेक सेल। ये 3 सेल्स जो हैं मौजूद रहते हैं स्टमक के अंदर। सेल्स की बात करें तो सबसे पहला सेल आता है चीफ सेल। इसको अपन पेप्टिक सेल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पेप्टिक सेल। देन ऑक्जेंटिक सेल, also known as parietal cells, and third is mucus neck cell। ये 3 जो सेल्स हैं ये मौजूद रहते हैं, 3 टाइप के जो सेल्स हैं ये मौजूद रहते हैं स्टमक में। ठीक है, और इनसे डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रीशंस होते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्रीशंस जो है वो यहाँ से होती है, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं वो निकलते हैं यहाँ पे, ताकि खाने को जो भी पेट में खाना आ रहा है ईसोफेगस से उसको डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखते हैं चीफ सेल के बारे में। एक बार अपन जो स्टमक है उसके स्ट्रक्चर को ठीक से एक बार देख लें। स्टमक जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये भी अंदर से 4 भाग में डिवाइडेड है। ठीक है, स्टमक जो होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसको अपन इस तरह से डिवाइड कर दें तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स दिख रहे हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि ईसोफेगस से मिलता है, पहला पार्ट जो कि ईसोफेगस से मिलता है दैट इज़ नोन एज कार्डिया। दिस इज़ नोन एज कार्डिया। फर्स्ट पार्ट जो कि ईसोफेगस से मिलता है, ईसोफेगस जहाँ के खुलता है दैट इज़ कार्डिया। नेक्स्ट इज सेकेंड इज फंडस। कार्डिया, नेक्स्ट इज फंडस, सेकेंड पार्ट इज फंडस। थर्ड पार्ट इज बॉडी, इसको सिंपली बॉडी कहा जाता है। दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी। एंड फोर्थ पार्ट जहाँ पे दूसरा स्पिंटर मौजूद रहता है दैट इज पाइलोरस। फोर्थ पार्ट इज पाइलोरस। पाइलोरस या फिर पाइलोरिक दोनों बोल सकते हैं, पाइलोरस भी बोल सकते हैं, पाइलोरिक भी बोल सकते हैं। और चूंकि ये पार्ट का नाम पाइलोरस या पाइलोरिक है, इस कारण से ये जो स्पिंटर है, यहाँ पे एक और गेट है, ये जो मौजूद है इसका नाम पाइलोरिक स्पिंटर है। ठीक है, यहाँ जो गेट मौजूद है पाइलोरस या पाइलोरिक पे, इसको अपन पाइलोरिक स्पिंटर बोलते हैं। पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, तो जो स्टमक देखा उसके 4 पार्ट्स, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। और पाइलोरस पे एक स्पिंटर मौजूद होता है और कार्डिया पे एक स्पिंटर मौजूद होता है। ठीक है, पाइलोरस पे जो स्पिंटर मौजूद होता है दैट इज़ पाइलोरिक स्पिंटर। कार्डिया पे जो स्पिंटर मौजूद होता है दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंटर। ओके, अब आगे अपन चलते हैं अपने सेल्स के पास। चीफ सेल, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस नेक सेल, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चीफ सेल की बात करें, अगर चीफ सेल के सिक्रीशंस अगर अपन देखें, जो चीफ सेल है ये क्या क्या सिक्रीट करते हैं ये देखें। सिक्रीशंस की अगर अपन बात करें चीफ सेल की, तो पेप्सिन सबसे मुख्य सिक्रीशन जो है पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन क्या काम करेगा? प्रोटीन्स का डाइजेशन जो है पेप्सिन करता है। ठीक है,
पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन डाइजेशन। बट एक चीज़ आपको याद रखनी है, स्टमक में कभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है। स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो पार्शियल डाइजेस्ट करेंगे, पार्शियल डाइजेशन करेंगे। तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ दिया जाएगा, प्रोटीन को जो है पेप्टाइड में तोड़ दिया जाएगा। अभी भी अमाइनो एसिड में नहीं टूटा है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में टूटा है, ठीक है। बड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, वो छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, अमाइनो एसिड चेन्स में टूट रखा है। पेप्सिन के बाद बात करते हैं अपन गैस्ट्रिक लाइपेज की, सेकेंड एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज। अब इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए किसको ब्रेक डाउन करेगा, लिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगा। तो लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा और उनको डाइग्लिसराइड में तोड़ेगा। सो लिपिड डाइजेशन, और इसको ब्रेक डाउन किस में करेगा, डाइग्लिसराइड में। हमारे शरीर में जो फैट मॉलिक्यूल है वो स्टोर होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में तोड़ा जाता है और डाइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में तोड़ा जाता है, जहाँ पे एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन सेल्स कर लेते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक लाइपेज के बाद थर्ड आता है रेनिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। रेनिन, रेनिन की अगर अपन बात करें तो ये सिर्फ बच्चों में रिलीज होता है, ओनली रिलीज इन या ओनली सिक्रीट इन चिल्ड्रन। सिर्फ बच्चों में सिक्रीट होता है ये रेनिन, ठीक है। अब ये बच्चों में जो सिक्रीट होता है वो क्या होता है, बच्चे जब दूध पीते हैं, दूध में केसीन प्रोटीन होता है, दूध में केसीन प्रोटीन होता है जिसको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो केसीन है, केसीन को अपन रेनिन से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर केसीन पे रेनिन एक्ट करेगा तो केसीन टूट जाएगा पारा केसीन में, ठीक है। ये टूट जाएगा पैरा केसीन में। केसीन पे जब रेनिन एक्ट करेगा तो वो पारा केसीन में टूटेगा, और इस पारा केसीन पे जब पेप्सिन एक्ट करेगा तो वो फाइनली पेप्टाइड में टूट जाएगा। पारा केसीन पे जब पेप्सिन एक्ट करेगा तो फाइनली पेप्टाइड में टूट जाएगा। फाइनली पेप्टाइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके फिर इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स लगेंगे, तब ये अमाइनो एसिड में ब्रेकडाउन इसका हो जाएगा। पर ये तीन एंजाइम्स बहुत बेसिक हैं, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो पेप्सिन, दूसरा गैस्ट्रिक लाइपेज और तीसरा रेनिन। रेनिन सिर्फ बच्चों में सिक्रीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हमेशा याद रखना है। रेनिन का सिक्रेशन केवल इन्फेंट्स में होता है, छोटे बच्चों में होता है, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें केसीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है, इसीलिए प्रोटीन जो है पेप्टाइड में टूट रहा है, पेप्टाइड जो है अमाइनो एसिड में टूटेगा, ठीक। अब चीफ सेल के बाद बात करते हैं अपन ऑक्जेंटिक सेल या फिर पेराइटल सेल की। चीफ सेल के बाद नेक्स्ट जो आता है वो है ऑक्जेंटिक सेल। या फिर ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल, दोनों ही आप बोल सकते हो। यहाँ पे ये जो है एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक, दे आर एपिथेलियल सेल्स। उसके बाद इनका सिक्रीशन जो होता है, सबसे ज़रूरी सिक्रीशन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। आप सबने सुना होगा हमारे पेट में HCl पाया जाता है, इसी कारण से जो pH है यहाँ पे ये हाईली एसिडिक है, 1.8 है। अब ये 1.8 pH है और ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वही सिक्रीट करते हैं HCl, ठीक है। और HCl के साथ साथ एक और चीज़ सिक्रीट होती है, दैट इज़ नोन एज कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और विटामिन B12 जो है वो
आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, इसलिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। विटामिन B12 की मात्रा होना ज़रूरी है, तब जाके हमारे शरीर में आरबीसी का प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस विटामिन B12 इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBCs। ओके, और HCl की अगर अपन बात करें, HCl की अगर अपन बात करें, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या क्या करता है, सबसे पहले तो बैक्टीरिया को किल करता है। अगर खाने के साथ साथ पेट के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया उसको मारेगा। सो इट इज़ बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरियोसाइडल, दैट मीन्स दे किल बैक्टीरिया, दे किल्स बैक्टीरिया, HCl किल्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। पेप्सिन जो अपन ने चीफ सेल में पढ़ा था वो एक्टिव फॉर्म है, पर उसका इनएक्टिव फॉर्म हमारे शरीर में मौजूद होता है, दैट इज़ पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में HCl की मदद से। ठीक है, HCl नहीं रहेगा तो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड इज़ आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आयरन जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उसको कन्वर्ट करता है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। आयरन की बात करें, कन्वर्ट्स इट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म, आयरन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं HCl के। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में बता दिया। विटामिन B12 जो है वो क्या कहते हैं, उसको हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन के लिए, ताकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो सके। और विटामिन B12 क्यों ज़रूरी है, RBC के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 ज़रूरी है। थर्ड बात करते हैं म्यूकस नेक सेल की, जो लास्ट है। ऑक्जेंटिक सेल समझ में आ गया, पैराइटल सेल भी बोलते हैं। सिक्रीशन दो है, HCl और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। थर्ड इज म्यूकस नेक सेल, थर्ड एंड फाइनल। म्यूकस नेक सेल। अब म्यूकस नेक सेल की अगर अपन बात करें तो ये ज़रूरी है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस नेक सेल जो होते हैं वो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। तो म्यूकस नेक सेल की बात करें, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं। अब एक पॉइंट आप सोचो अपने दिमाग में, हमारे पेट का जो pH है वो हाईली एसिडिक होता है, इतना एसिडिक जो हमारा स्किन भी नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो हमारा स्किन जब जिस pH को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, वो pH हमारे पेट के अंदर है, वो HCl हमारे पेट के अंदर है, तो ये हमारे पेट को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करता? ऐसा हो सकता है ना, जो पेट के सेल्स हैं, पेट की लेयर है, वहाँ पे भी क्या कहते हैं HCl का प्रभाव पड़ना चाहिए, ताकि पूरा का पूरा फिर पेट डिस्ट्रॉय हो जाए। हो सकता है, क्योंकि HCl तो बहुत खतरनाक है, बहुत हाईली एसिडिक है, तो उससे ऐसा हो सकता है कि एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो और जो सेल्स जो हैं स्टमक के लेयर्स पे मौजूद हैं, वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाए, वो लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए। पर ऐसा क्यों नहीं होता? वो नहीं होता है इस म्यूकस नेक सेल के कारण। इस म्यूकस नेक सेल का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये जो म्यूकस सिक्रीट करता है, ये एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट से। ठीक है, तो प्रोटेक्ट द एपिथेलियम फ्रॉम डाइजेस्टिंग इटसेल्फ, दे सिक्रीट म्यूकस, प्रोटेक्ट the epithelium from digesting itself, अपने आप को डाइजेस्ट करने से रोकता है। अपने आप को डाइजेस्ट करने से रोकने का मतलब वो एपिथेलियम सेल्स ही हैं जो ऑक्जेंटिक सेल हैं, जो कि HCl का प्रोडक्शन कर रहे हैं, और उसी HCl के प्रोडक्शन से वापस उन्हीं को नुकसान ना हो या फिर उस एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, इससे बचाता है ये म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस सिक्रीट करता है, जो कि पेट के जो भी लेयर्स हैं उसको इतना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि उस HCl का प्रभाव जो है वो पेट में नहीं होता। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर जो है अपन यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, एक दो पॉइंट और है, जैसे कि पेट में खाना जो है वो 4 से 5 घंटे रहता है स्टोर होके। ठीक है, फूड जो है पेट के अंदर 4 से 5 घंटे स्टोर होके रहता है, और फूड जब
स्टमक के सिक्रीशन, स्टमक में जिन चीज़ों का, जिन एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ, उससे जब फूड मिल जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, फूड जो है अब बोलस था, बोलस जब स्टमक के अंदर गया और स्टमक के सारे एंजाइम से, सारे केमिकल से रिएक्ट कर गया, मिक्स हो गया, अब उस फूड को, अब उस बोलस को अपन काइम बोलेंगे, CHYME, काइम। ठीक है, तो फूड पहले क्या था, जब माउथ में गया तब वो उसको अपन फूड बोल रहे थे, उसके बाद माउथ में बकल कैविटीज़ के जो सिक्रीशन है उससे जब वो मिक्स हुआ तब अपन ने उसको बोलस बोला, और जब पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम से जब मिला तब उसको अपन बोलेंगे काइम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फूड से बोलस बना, बोलस से काइम। सो आज का वीडियो लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम का इतना ही था। अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डक्ट सिस्टम पढ़ेंगे, लिवर और पैनक्रियाज के बारे में कि कौन कौन से डक्ट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप ये वीडियो लेक्चर देखते रहिए, हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देखिए, इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।